नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 जनवरी का करंट अफेयर सुबह आपको अपलोडेड मिल चुका है। एडिटोरियल डिस्कशन पे हम लोग यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं। अब देखिए, 4 में से 2 आर्टिकल्स तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। जैसे एक आर्टिकल है यहाँ पे अरुण मायरा साहब का, द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन इकोनॉमिक पॉलिसी। उसके बाद एक आर्टिकल है फाउंडिंग आइडियल्स अधेरिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट यूनिफाइज इंडिया। तो एक ये आर्टिकल, थोड़ा ये इंटेलेक्चुअल क्राइसिस वाला आर्टिकल, ये कुछ हद तक आप कह सकते हो कि आइडियोलॉजिकल किस्म की बातें कर रहा है। लेकिन अगर आप क्रक्स और ओवरऑल फिगर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो तो इंडियाज ग्राउंड वाटर गवर्नेंस, ये मैं बोलूंगा आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें स्टैटिस्टिक्स भी अच्छे दे रखे हैं, व्यू पॉइंट्स भी अच्छे दे रखे हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और बजट 2023-24 बीजेपी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे क्या क्या अनाउंसमेंट कर सकती है, उन अनाउंसमेंट्स के क्या आप कह सकते हो पॉलिटिकल फॉल आउट होंगे, तो इस कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स है। तो पहले आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। देखिए, डेवोस और दिल्ली में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिससे ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे क्या मॉरल और इंटेलेक्चुअल क्राइसिस के बारे में पता चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब मीटिंग हुई डेवोस में, तो अब ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है तो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की जाए। और इंडिया अपने आप को एक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहता है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम ऑलरेडी हो चुके हैं। वैसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे हुए हैं, नॉमिनल बेसिस पे हम 2 से 3 के बीच में घूम रहे हैं। बट टारगेट तो हम बड़ा ही रखेंगे ना, अपने आप को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहेंगे। तो जो टाटा सन्स के चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि इंडिया के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। ठीक है भाई, अब इसी को कंपेयर करो एक सेकेंड इंस्टेंस से। दिल्ली से एक रिपोर्ट निकल के आई है कि एक फ्लाईओवर के नीचे 150 लोग जो अपनी झोपड़पट्टी बना के रह रहे थे, उनको हटा दिया गया, ये होमलेस हो गए। वैसे वो होमलेस थे, फ्लाईओवर के नीचे अपना थोड़ा बहुत थैच्ड हट लगा के झोपड़पट्टी बना के रह रहे थे, वहां से भी इनको हटा दिया गया। इनफैक्ट G20 के बहुत सारे इवेंट्स प्लांट हैं न्यू दिल्ली के अंदर। तो न्यू दिल्ली में जहां जहां पे भी बड़ी क्वांटिटी में बेगर्स लोग नजर आ रहे हैं या होमलेस लोग नजर आ रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। तो अब इसमें से एक बेगर है मुन्ना आसपास की फैक्ट्रियों में और ओवरऑल जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस होती हैं, इस प्रकार के बहुत से मुन्ना रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं काम तो यहाँ मेन सिटी में कहता हूं, मुझे उठा के किसी दूर शेल्टर में शिफ्ट किया जा रहा है, तो मैं आऊंगा जाऊंगा कैसे। तो कुल मिला के इंडिया G20 में अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए सिटी को थोड़ा और अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल जो बेगर्स हमको रोड्स पे नजर आते हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहा है। बट इससे हमारी एक मॉरल क्राइसिस सामने आती है और कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी पे ध्यान जाता है। कहीं ना कहीं इंडिया कोशिश कर रहा है कवर अप करने की। क्या कवर अप करने की? अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को। क्यों? ताकि हम अपनी शाइनिंग ग्रोथ को दुनिया को दिखा सकें। जॉब क्रिएशन इंडिया के अंदर एक ऐसा मुद्दा है, जितनी डिमांड है जॉब्स की, उतनी तेजी से इंडिया के अंदर जॉब क्रिएशन हो नहीं रहा है। ज्यादातर जॉब्स ठीक ठाक पैसा लोगों को कमा के देती नहीं है। बहुत सारी जॉब्स में कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं, चूंकि इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा है। स्टैटिस्टिकल डिबेट में हम लोग अक्सर कर बात करते हैं कि कितनी जॉब्स इंडिया के अंदर क्रिएट हो रही, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एनडीए पार्टी के समय पे भी एग्जिस्टेंट थी, अभी की जो बीजेपी की सरकार है, और यूपीए के समय पे भी एग्जिस्टेंट थी जब कांग्रेस की सरकार थी। इंडियन इकोनॉमी इनफ नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये बात यहां पे सत्य हमको नजर आ रही है। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? तो रिजॉल्व करने के लिए पहले जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स है वो क्या बोलती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बनाओ। चूंकि इंडिया की एक बड़ी आबादी, आप कह लो ऑलमोस्ट 50% जनता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। कैसे? तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स को इस्तेमाल करिए। जो ओवरऑल एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर के एवेन्यूज हैं उनको थोड़ा और कॉमर्शियलाइज किया जाए, और जो एक्स्ट्रा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है उनको एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल के, रूरल एरिया से निकाल के मॉडर्न सिटीज में लेके आइए। उनको मैन्युफैक्चरिंग और मॉडर्न सर्विसेज में डिप्लॉय करिए, आईटी के सेक्टर में उनको डिप्लॉय करिए। और ये पूरा का पूरा स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, ये इसीलिए तो है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, बट उसके बावजूद लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना इशू है। और इसी लेबर प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लोग नौकरियां ढूंढ सकते हैं। बट उससे पहले प्रोडक्टिविटी, स्किल, ये बड़े इश्यूज हैं जो कि हम अभी के लिए सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। इंडिया की इकोनॉमी में एक और प्रॉब्लम है कि हमारा इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना, और ओवरऑल बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज जिसमें इनफॉर्मल बेसिस पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं, मैं सूरत गया था।
तो सूरत के अंदर एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट थी, मैं उसमें गया, वहां पे उसने एक एम्ब्रॉयडरी मशीन लगा रखी थी, इनफैक्ट 6-7 एम्ब्रॉयडरी मशीन लगा रखी थी और बहुत सारे वर्कर्स वहां पे काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इन वर्कर्स को कितना पैसा देते हैं, तो उन्होंने बताया कि सर ये तो वर्कर की स्किल पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना पैसा देंगे। मतलब अगर कोई वर्कर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, थोड़ा कम स्किल का काम कर रहा है, तो उसको कम पैसा। उसने बताया कि एक वर्कर है जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है, उसको मैं दिन का 1000 रुपया देता हूं। तो मतलब ये क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। इस अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में आप जितना काम करोगे आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप ऑफिस नहीं आ पाते हो, काम नहीं कर पाते हो, आपके पैसे कट जाएंगे। मतलब किसी भी प्रकार की जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी जैसा कोई सीन यहां पे नहीं है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप इसको कहीं ना कहीं कहते हो। इंडिया का जो फॉर्मर सेक्टर है, ठीक है, इसने कुछ अच्छी जॉब्स क्रिएट की हैं, लेकिन इनफ अमाउंट ऑफ गुड जॉब्स इसने क्रिएट नहीं की हैं। फॉर्मल सेक्टर में जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट है काफी कम है। बहुत सारे फॉर्मल सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो बहुत सस्ती हैं, मतलब 10,000, 15,000, 20,000। अब मुंबई जैसे शहरों में 10-15 हजार रुपए में क्या ही होगा। फिर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हो या अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हो, कम है। हालांकि अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर में वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ज्यादा है, अगर आप प्रोपोर्शन की बात करो तो। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है। अगर जॉब सेक्टर में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े तो इंडिया की इकोनॉमी और तेजी से बढ़ेगी। ओके, अब क्या है, इंडिया में ओवरऑल धीरे धीरे औरतें अपने राइट्स के लिए अवेयर हो रही हैं, नौकरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन बहुत सी लेडीज आप देखोगे इंडिया में अभी भी फार्म्स में, एग्रीकल्चरल फार्म्स पे डिप्लॉयड हैं, केयर गिवर्स की तरह काम कर रही है, डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह दूसरे घरों में जाके काम कर रही, बर्तन मांज रही, खाना बना रही हैं, बच्चों का ध्यान रख रही हैं। इस प्रकार के बहुत से काम होते हैं। फिर म्युनिसिपल स्वीपर्स, वीवर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, बहुत सी लेडीज आपको नजर आएंगी। बहुत सी लेडीज टीचर के रोल में नजर आएंगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कम्युनिटीज को। तो इस प्रकार के रोल में आपको बहुत सी लेडीज नजर आएंगी। कुछ ऐसी भी लेडीज है जो एसेंशियल सर्विसेज, जैसे अब घर में मदरिंग, फैमिली केयर, तो एक पर्टिकुलर लेडी के लिए इंडिया के सोशल सेटअप में अनटिल अनलेस कि वो बहुत हाई क्लास ना हो, ठीक है ना, कोई बहुत हाई क्लास घर है वहां की बात अलग है, लेकिन नॉर्मल हर घर में एक लेडी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का खाना बनाएगी, बड़ों का ध्यान रखेगी, बच्चों का ख्याल करेगी, और इस काम का उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, जबकि ये भी उतना ही प्रोडक्टिव काम है। तो इसको प्रोडक्टिव काम में आप क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? अगर एक लेडी सच में मदरिंग या फैमिली केयर का काम कर रही है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसकी काम को क्वांटिफाई करके उसको तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती है? उनके इस काम को कोई वैल्यू दी ही नहीं जाती है। और जो इनफॉर्मल सेटिंग में भी काम कर रही है वहां पे भी उनको कोई बहुत ज्यादा पैसे मिलते नहीं है। तो फॉर्मलाइज करने की जरूरत है वुमेन के काम को। अगर वो घर में भी काम कर रही है केयर गिविंग का, तो उसका भी उनको पैसा मिलना चाहिए। उस जॉब को भी फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। ठीक है, वो सही नहीं है, लेडीज के साथ साथ जेंट्स को भी हाथ बढ़ाना चाहिए, बट इन एनी वेज अगर लेडीज काम कर ही नहीं तो कम से कम उसका पैसा तो दो उनको। वो चीज यहां पे नहीं हो पा रही है। उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को आप कह लो प्रोफेशनलाइज तो करो, ऑर्गेनाइज तो करो, ये बातें यहां पे बताई जा रही हैं। और देखा जाए तो इंडिया का जो फॉर्मल सेक्टर है उसकी इकोनॉमी किसी भी हिसाब से इंडिया की 140 करोड़ की आबादी को नौकरियां प्रोवाइड नहीं कर सकती, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेन हो। यंग मेन को भी यहां पे नौकरियों की जरूरत है और नौकरियां है नहीं। अब जब नौकरियां होती नहीं है तो ओवरऑल जो मेन है वो आइडल बैठे हुए हैं, वुमेन तो चलो घर के काम में लगी हुई, मेन खाली बैठे हैं। अब जो अंडर एम्प्लॉयड मेल्स हैं जिनको कुछ काम करने को नहीं है, उनके चांसेस क्राइम और वायलेंस की तरफ जाने के ज्यादा है। और बहुत सारे केसेस में ये मेन सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वुमेन भी करते हुए नजर आते हैं। अब जीडीपी की ग्रोथ की बात की जाए तो एक डिजीज की तरह है, ये इकोनॉमी के नेचुरल और सोशल होस्ट को मार देती है। अगर आप देखो तो इकोनॉमिक मशीन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करती है। पेड़ काटे जा रहे हो, आप धुआं बाहर हवा में फेंके जा रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, डैम बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हिमालय में टूरिस्ट तो जा रहे हैं बट हिमालयन इकोलॉजी बर्बाद हो रही है। अभी आप देखिए रिसेंटली क्या हुआ जोशीमठ में। तो कैपिटलिज्म को यहां पे री इन्वेंट करने की जरूरत है। ग्रोथ 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 मतलब ये सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। अनसस्टेनेबल ग्रोथ लॉन्गर टर्म में ओवरऑल ग्रोथ के सारे ऑब्जेक्टिव को ही डिफीट कर देगा। ह्यूमन नीड्स ऑफ सेफ्टी, हेल्थ, सफिशिएंट इनकम को ध्यान रखते हुए एक सस्टेनेबल प्रकार से ग्रो करने की जरूरत है, जो कि यहां पे देखा जाए तो हो नहीं पा रहा। और G20 के समय पे हमारे पॉलिसी मेकर्स को उस पर ध्यान देना है। सारे इंडियंस के लिए, मैन हो वुमेन हो, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब बातें ओवरऑल बोली गई हैं। अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। इंडियाज ग्राउंड वाटर गवर्नेंस इज इन बेटर शेप। सुबोध यादव साहब ने इस आर्टिकल लिखा है, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन में है। ये क्या बता रहे हैं?
इंडिया की आबादी दुनिया की आबादी का लगभग 18% है। इंडिया दुनिया का 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया घेरता है और 4% वाटर रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। अगर देखा जाए तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर यूजेज है। इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो कि कंट्री की ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर डाल रहा है। इंडिया के अंदर डिस्टिंक्ट और वेराइंग हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटिंग है और ग्राउंड वाटर इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस डोमेस्टिक वाटर सिक्योरिटी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज का एक बैकअप है, एक बैकबोन है। इंडिया की 80% पीने के पानी की रिक्वायरमेंट और इरिगेशन मतलब इरिगेट करने की रिक्वायरमेंट किससे पूरी होती है? ग्राउंड वाटर से पूरी होती है। और इसीलिए अगर आप देखो तो 2022 का जो यूएन वर्ल्ड वाटर डे था उसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। मतलब इस ग्राउंड वाटर के रिसोर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है ये यहां पे पॉइंट आउट करने की कोशिश की जा रही है और सरकार कोशिश भी कर रही है। सरकार इज कंटिन्यूअसली वर्किंग हार्ड टू अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन कोलैबोरेशन विद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। टारगेट हमारा यह है कि जो ग्राउंड वाटर यूजेज है इसके एक्सट्रैक्शन को 70% से थोड़ा कम किया जाए अभी के कंपैरिजन के हिसाब से। और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो नेटवर्क ऑफ ग्राउंड वाटर ऑब्जर्वेशन वेल्स लगा रहे हैं, डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग को इंस्टॉल कर रहे हैं। हम समय समय पे पीरियोडिक मॉनिटरिंग कर सकें, ग्राउंड वाटर क्वालिटी की, एक्वीफायर की मैपिंग कर सकें, इससे रिलेटेड डाटा को डिसेमिनेट कर सकें, जिससे ओवरऑल अथॉरिटीज को पहले ही पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर एक्वीफायर या इस पर्टिकुलर इलाके के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को ज्यादा यूज हो रहे हैं, इनको कम इस्तेमाल किया जाए। जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन किया जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा, इनको यहाँ पे रेगुलेट किया जाए। पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, समय समय पे पीरियोडिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट होना चाहिए कि कहां पे कितना पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या सही तरीके से किया भी जा रहा है कि नहीं। और इसीलिए मई 2019 में मोदी जी की लीडरशिप के अंदर जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई। जल शक्ति मिनिस्ट्री को अर्स्टवाइल मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन को मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के साथ जोड़ के बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इसके बाद लॉन्च किया गया जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान में जन की शक्ति को, लोगों की शक्ति को जल की शक्ति में बदलने की कोशिश की जा रही है। तो एसेट क्रिएशन ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैच द रेन कैंपेन, तो जगह जगह पे ओवरऑल ग्राउंड वाटर एक्वीफायर्स को रिचार्ज करने के लिए बरसते हुए पानी को इस्तेमाल करना, जो कि पहले बह के वेस्ट हो जाता था, उसको यहाँ पे यूज करना। अगर आप देखो तो इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर के लिए बहुत से प्रोग्राम लाए गए, जैसे कि अटल भूजल योजना, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफायर मैनेजमेंट। इस प्रकार के बहुत से प्रोग्राम है जो कि साइंटिफिक बेसिस पे काम करते हैं। ये पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के सिद्धांत को लेकर चलते हैं। अब ये अटल भूजल योजना बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश करेगी, लोगों को इंसेंटिवाइज करेगी ताकि वो अपने बिहेवियर में चेंज लाएं, ग्राउंड वाटर को कम इस्तेमाल किया जाए। मैं अपने घर में देखता था, घर के बाहर सामने पड़ोसी हैं, सुबह चला दिया पंप से पानी बहे जा रहा है, ठीक है ना। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, पानी खराब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई ग्राउंड वाटर उतना ही इस्तेमाल करिए, इतना जरूरी है। सुबह बहाए चले जा रहे हो आप पानी को, क्या मतलब है? अगर आप पानी यूज कर रहे हो तो पंप चलाओ, उसको इस्तेमाल करो, जिस भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बहाने का क्या मतलब है? फिर नाक्यूम की बात की जाए तो नाक्यूम क्या है? नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफायर मैनेजमेंट। तो ये भी यहां पे कंप्लीट हो रहा है। बेसिकली इंडिया में जितनी भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जहां पे एक्वीफायर्स हैं ग्राउंड वाटर के, उनके सब सरफेस वाटर की मैपिंग करना कि कहां कहां पे एक्वीफायर है और उस एक्वीफायर में अभी के लिए कितना पानी है। अब उनका समय समय पे मॉनिटरिंग करने के लिए आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो देखिए, इंडिया के अंदर 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ऑलरेडी मैप किया जा चुका है। मैपेबल इलाका इंडिया के अंदर 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 24 लाख को मैप किया जा चुका है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी में। एक हेलीबॉर्न सर्वे कंडक्ट कराई गई, हेलीकॉप्टर बॉर्न स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इंडिया में 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर में रैपिड और एक्यूरेट एक्वीफायर मैपिंग की गई, ठीक है। पूरे 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की मैपिंग मार्च 2023 तक हो जाएगी। इंडिया में इन एक्वीफायर्स को मॉनिटर करने के लिए अभी के लिए 65,025 मॉनिटरिंग स्टेशन है, जिसमें से 7,885 ऑटोमेटेड स्टेशन है। ये 65,000 मॉनिटरिंग स्टेशन 84,000 पे पहुंच जाएंगे और जो टोटल नंबर ऑफ ऑटोमेटेड स्टेशन हैं वो 35,000 से ज्यादा हो जाएंगे। एक स्पेशल फोकस है यहाँ पे हाई ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल और अर्बन क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करने का। क्वालिटी रिलेटेड एक्सरसाइजेस को भी समय समय पे कंडक्ट किया जाता है। फिक्स्ड लोकेशन से सैंपल्स ड्रॉ किए जाते हैं, उन सैंपल्स के अंदर चेक किया जाता है कि कहीं हैवी और ट्रेस मेटल्स तो प्रयोग नहीं है, क्योंकि वही पानी आप पियोगे, अगर वो हैवी और ट्रेस मेटल्स आपकी बॉडी के अंदर पहुंचेंगे तो हेल्थ वाइज वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। डायनेमिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट,
एनुअली कंडक्ट किया जाता है। एक कमेटी बनाई गई है इंडिया के अंदर, ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमेटी, जो कि असेसमेंट मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करके ओवरऑल समय समय पर पता करती रहती है कि कौन से एक्विफायर में कितना पानी ज्यादा कितना कम। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है, इनग्रेस, इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम। तो इस प्रकार के जो सिस्टम्स है ना, ये साइंटिफिक टाइम बाउंड और साइंटिफिक अप्रोच से इंडिया के प्रीशियस वाटर रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर हमने समय पे ग्राउंड वाटर को नहीं बचाया तो हम उसको फिर से आप कह लो ना रिक्यूपरेट नहीं कर पाएंगे, उसको फिर उस तरीके के वाटर रिसोर्स में नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि पिछले कई हजारों सालों के एवोल्यूशन में ये ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और एक्वाफायर्स बने हैं। लेटेस्ट असेसमेंट के हिसाब से पता चला है कि ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर यूनिट्स 3% घटी हैं और 4% इंक्रीज हुआ है सेफ कैटेगरी ग्राउंड वाटर यूनिट्स में 2017 के कंपैरिजन में। इंडिया की 909 एक्विफायर यूनिट्स में ग्राउंड वाटर कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं और जो एनुअल एक्सट्रैक्शन है वो घटा है। ऐसा बताया जाता है कि सालाना 9.53 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन घटा है। अगर देखा जाए तो इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इरिगेशन के लिए जो अवेलेबिलिटी है ग्राउंड वाटर की वो है 208.49 BCM, इंडस्ट्रियल के लिए अवेलेबिलिटी है 3.64 BCM और डोमेस्टिक यूज के लिए अवेलेबिलिटी है 27.05 BCM। ओवरऑल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन घटा है कितना, 2017 से लेकर अभी तक 3.25%। और ये जो सक्सेस मिली है, ये इसका श्रेय किसको दे सकते हो, तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड वाटर गाइडलाइंस इशू की गई थी 2020 में, जबरदस्त रेगुलेशन किया गया, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाई गई, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, क्वार्टर्स को यहां पे आइडेंटिफाई किया गया है और कहीं ना कहीं इन सब का हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस बात के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया है कि जो डाटा आप बता रहे हो, इस डाटा की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या इस डाटा का कोई ऑडिट हुआ है, इस प्रकार की भी बातें उठती रहती हैं। खैर उसमें हम नहीं जाते हैं। तो इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, एडिक्वेट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की हमें जरूरत है। एंथ्रोपोजेनिक मेजर्स, प्रेशर्स को टैकल करने के लिए, एंथ्रोपोजेनिक मतलब आदमी से रिलेटेड, तो ये जो एक्सेसिव पॉपुलेशन हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे प्रेशर डाल रही है, तो हम लॉन्ग टर्म में कैसे सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, इसके लिए जल जीवन मिशन भी बनाया गया है। इसमें टारगेट है कि 2024 तक सारे रूरल हाउस होल्ड्स तक हम ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाएंगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वो हम तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा ग्राउंड वाटर साफ हो, हम समय समय पे अपनी एक्विफायर्स की मैपिंग कर रहे हो। ओवरऑल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022 बताती है कि आगे आने वाले समय में अलग अलग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इनिशिएटिव के चलते ग्राउंड वाटर की सिचुएशन सुधरने वाली है, लेकिन इसको सस्टेनेबल बेसिस पे आगे लेके जाना है। इंडिया एक वाटर सरप्लस नेशन बनना चाहिए, ये हमारा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर एक ऑब्जेक्टिव है। अगर इस ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कर लेते हैं, इट विल बी अ बिग विन फॉर अस। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बात की गई, देखिए 74वीं एनिवर्सरी थी, रिपब्लिक डे था हमारा, गणतंत्रता दिवस, और इसमें कस्टमरी एड्रेस आता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति हैं इस समय पे द्रौपदी मुर्मू जी, तो इनका पहला कस्टमरी एड्रेस था, पहली ट्राइबल वुमेन है जिन्होंने देश के हाईएस्ट ऑफिस को ऊपर ग्रहण किया है अपना, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और कहीं ना कहीं हमारे रिपब्लिक इंडिया डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म और वीकर सेक्शंस के एम्पावरमेंट की बात करता है, तो इस बात से पता चलती है कि एक ट्राइबल लेडी प्रेसिडेंट के ऑफिस को ऑक्युपाई करती है। अब इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी ने फैटर्निटी डेमोक्रेसी की बात की, किस प्रकार से हमारे फाउंडिंग लीडर्स ने जेनेटिक मेकअप दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है उस जेनेटिक मेकअप को आगे ले जाने की। कैसे और जो हमारा रिपब्लिक है वो ओल्ड और न्यू का एमलगमेशन कर रहा है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न को एक दूसरे के साथ मिला के आगे बढ़ रहा है। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट जो हमारा यूनिफाइड स्ट्रगल था उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बातचीत की। अपने इंडिपेंडेंस को पाके हमने अपने आइडियल्स को रीडिस्कवर किया, इसके बारे में बातचीत की। एसेंस ऑफ इंडिया के बारे में द्रौपदी मुर्मू जी ने बोला, जो कि प्रोफाउंड है, प्रिडिक्टेबल है। फिर इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इतनी कास्ट, क्रीड्स हैं, इतनी भाषाएं हैं जो कि हमें डिवाइड करती हैं, बट उन्होंने हमें डिवाइड नहीं किया, हमें यूनाइट किया है। तो इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातें की हैं यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी ने, कुछ बहुत खास यहाँ नहीं है, तो एक आइडियोलॉजिकल आर्टिकल है, डिस्कस कर लिया। फिर आज का आखिरी आर्टिकल, चौथा, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। भैया अगले ही हफ्ते में 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी 5वां बजट पेश करेंगी, और ये फुल फ्लेज्ड बजट होगा लोकसभा 2024 के इलेक्शन से पहले। अब ये सही बात है कि 2024 के इंटरिम बजट में भी अभी की रूलिंग सरकार बहुत अच्छे अनाउंसमेंट कर सकती है, बट मेन अनाउंसमेंट इसी बजट में होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 2023 में बहुत सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं। अब एक तरफ पे सरकार अनाउंसमेंट करेगी कि बजट में कितना पैसा खर्च हो रहा है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की जो ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम है और इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाना, इन्फ्लेशन को काउंटर करना, ये सारे पॉइंट्स भी देखने हैं।
अब इस बार के टैक्स रेवेन्यू बढ़िया आए हैं, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, अच्छे हैं, लेकिन जो हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट है 6.4% ऑफ द जीडीपी, ये भी बहुत ज्यादा है और इसको हमें लेके जाना है 4.5% ऑफ द जीडीपी तक 2025-26 तक। लेकिन अपने आप में बहुत मुश्किल होगा क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। जो सेकेंड क्वार्टर है इस साल का, सेकेंड क्वार्टर मतलब फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें हमने जबरदस्त इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट कम किया है। दुनिया भर में ओवरऑल डिमांड घटी हुई है, तो कम डिमांड के चलते इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्डर ज्यादा ला नहीं पा रहा है और उसके अगेंस्ट हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। और वैसे देखा जाए तो इंपोर्ट होना अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपोर्ट किसी डोमेस्टिक डिमांड को तो दिखाता ही है ना, भले वो एक्सटर्नल डिमांड, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज को इंपोर्ट किया, उससे कुछ बना के एक्सपोर्ट करो या फिर उसको डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूम करो, तो नो डाउट इंक्रीजिंग इंपोर्ट एक गेन्ड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दिखाता है, गेन्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिखाता है। बट ये जो करंट डेफिसिट क्रिएट करता है, वो ट्रेड डेफिसिट, वो अपने आप में डिफीटिंग हो जाती है। तो हो सकता है कि भारत सरकार कुछ कस्टम ड्यूटीज लगाए इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए नॉन क्रिटिकल गुड्स में, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस बात को इंश्योर करना जरूरी है कि इंडिया के जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंटरनेशनल सप्लाई लाइन से जुड़ी रहें। ये जो इनपुट स्ट्रक्चर है, जो कस्टम ड्यूटी है इंपोर्ट ड्यूटीज पे, वो कहीं ना कहीं ओवरऑल सेंस में इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए डिफीटिंग ना हो जाए। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली गई हैं। जीडीपी ग्रोथ की रेट की बात की जाए तो अभी तो 7% से ऊपर बताई जा रही है, लेकिन 6% से नीचे ना आ जाए, क्योंकि शुरू में तो जीडीपी के एस्टिमेशंस ग्रोथ के 8.5% थे, फिर वो 8 पे आए, फिर वो 8.5 पे आए, फिर वो 7 पे आए, वो कम ही होते चले जा रहे हैं, ज्यादा कम भी ना हो। बहुत ज्यादा कम हो गए तो हमारा पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा, जो रूरल और सोशल वेलफेयर स्पेंड है हमारा मनरेगा पीएम किसान स्कीम के अंदर, वो कम होगा। एक लिमिट से ज्यादा इनका कम होना भी ठीक नहीं है। फिर इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो एक प्लान जो कि इस बार के बजट में रखा जा रहा है वो ये है कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट को आप बढ़ाओ। 2014 में इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट रखी गई थी 2.5 लाख, मतलब अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए तक की है तो आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा बढ़ाए जाने की बात की जाए, अगर मान लो इस 2.5 लाख को 3 लाख या 4 लाख कर दिया जाता है, तो अगर आपकी इनकम 4 लाख तक की है तो आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा, देखिए जितना इनकम टैक्स कम होगा उतना लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, उनके पास डिस्पोजेबल पैसा ज्यादा होगा, वो मार्केट में ज्यादा खर्च करेंगे, तो स्पेंडिंग बढ़ेगी, इससे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, चूंकि मार्केट में, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। तो ये था लॉजिक दोस्तों। आज के एडिटोरियल में ज्यादा कुछ था नहीं, ग्राउंड वाटर रिसोर्स से रिलेटेड आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर्स को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।